हेलो टू ऑल एंड वेलकम टू दी आई एस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो डियर ऑल स्टूडेंट, आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे नहीं बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतर होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे लाइफ में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग यहाँ डेली जो है एक नए ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ उपस्थित होते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप जान रहे हैं, इस पे हम लोगों ने ऑलरेडी कुछ सेशंस ले रखे हैं कि नेपाल में अभी क्या कंडीशन है, नेपाल में अभी क्या चल रहा है और नेपाल में अभी क्या परिस्थितियां हैं। हालांकि जिस प्रकार से नेपाल में प्रोटेस्ट हुआ, जेन जेड जो है, जिनको हम लोग जनरेशन जेड कहते हैं, तो जेन जे के द्वारा जिस प्रकार से विरोध किया गया, प्रोटेस्ट किया गया, इन सभी के बाद जो चीज़ें सामने आई कि जेन जेड जो है वो नहीं चाहता था कि वहाँ की जो सरकार है वो रहे। तख्ता पलट कह सकते हैं आप, या इस सरकार के विरोध में आने का एक बहुत बड़ा कारण था कि जेन जेड को ये लगता है कि ये बहुत ज़्यादा भ्रष्ट और करप्ट सरकार है। तो ऐसे में यहाँ पर अभी जो हाल फिलहाल जो नाम आपको निकल कर आ रहा है, जिनका नाम जो जेन जेड की भी क्या हुई पसंद बनी यहाँ पर, तो वो है श्रीमती सुशीला कार्की जी। तो सुशीला कार्की जी के बारे में आज ये पूरा सेशन हमारा रहेगा नेपाल के संदर्भ में। तो कौन है सुशीला कार्की, जो कि शी बिकम्स नेपाल्स फर्स्ट फीमेल अंतरिम प्राइम मिनिस्टर। नेपाल की पहली फर्स्ट फीमेल यानी पहली महिला जो है यहाँ पर ये अंतरिम प्रधानमंत्री बनी है। तो क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, आइए ये भी हम जानेंगे इनके बारे में, कि सुशीला कार्की जी के बारे में जानेंगे। क्योंकि हुआ क्या कि जिस तरह से आपने देखा कि नेपाल में बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट चल रहा था, विरोध चल रहा था, और इस विरोध के बीच में हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, तो इस विरोध के बीच में ये देखने को मिला कि विशेष तौर पे क्या यहाँ पर देखा गया कि जो जेन जेड है उनकी पसंद पूछी गई कि उनको क्या पसंद है या वो किसको चाहते हैं कि वो नेपाल की कमान को संभालें। तो जेन जेड ने अपनी सहमति दी थी, जो कई सारे नाम चल रहे थे, जिसमें सुशीला कार्की जी के नाम पर जेन जेड ने अपनी सहमति व्यक्त की। और लगभग 5,000 से ज्यादा जो है यहाँ पर देखा गया कि जो मतों के संदर्भ में अगर कहा जाए तो सबने एक मत से ये कहा कि सुशीला कार्की जी जो है वो चाहते हैं जेन जेड की सुशीला कार्की जी नेपाल देश की बागडोर संभालें। अब सवाल ये उठता है यहाँ पर कि सुशीला कार्की जी इनकी पहली पसंद क्यों बनी। लेकिन आइए इसके पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, यहाँ देखेंगे कि सुशीला कार्की बिकम्स नेपाल्स फर्स्ट फीमेल अंतरिम प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं यहाँ पर कि और क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। सुशीला कार्की, नेपाल्स फॉर्मर चीफ जस्टिस, on Friday took oath as the country's interim prime minister, making history as the first woman to hold the nation's top executive post. The oath of the office was administered by President Ramchandra Paudel at a formal ceremony held at Sheetal Niwas, the president residence in Kathmandu. तो नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश रही हैं सुशीला कार्की जी ने शुक्रवार को देश के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है और देश के शीर्ष कार्यकारी पद पर आसीन होने वाली पहली महिला बनकर इन्होंने इतिहास रच दिया है। उसके अलावा काठमांडू स्थित राष्ट्रपति निवास शीतल निवास में आयोजित एक औपचारिक समारोह में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। देखिए यहाँ हम लोग देखेंगे, यहाँ पे जो आप सबको पता है कि यहाँ पे केपी शर्मा ओली की जो सरकार थी, जिसके विरोध में लगातार यहाँ के जेन जेड का क्या चल रहा था, यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा था। और जैसे ही यहाँ पर ये आदेश पारित किया गया कि सभी सोशल साइट, जो लगभग 26 सोशल साइट्स नेपाल में बैन किए गए, उसकी प्रतिक्रिया थी। जिसके बाद आपने देखा कि वहां बड़े लेवल पर जेन जेड ने क्या किया, वहां की सड़कों पर वो उतरे और बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट होना शुरू हुआ। जब ये प्रोटेस्ट होना शुरू हुआ तो इसमें कुछ बातें और भी निकल करके आई। वो बातें ये भी निकल के आई कि एक शब्द आता है नेपो किड्स के बारे में। नेपो किड्स मतलब ये हो गया कि एक वैसे बच्चे जो क्या है हाईली प्रिविलेज्ड हैं, जैसे मिनिस्टर्स के बच्चे जो हैं, बेशक वो कुछ हो ना हो, दे फील्स लाइक कि वो भी क्या है, मिनिस्टर्स हैं। तो ये भी ब्लेम लग रहा था कि नेपाल में खासतौर से जो मिनिस्टर्स हैं उनके बच्चे जो हैं वो भी दे बिहेव लाइक कि दे आर मिनिस्टर्स, और एक हाई प्रिविलेज्ड क्लास की तरह वो क्या कर रहे हैं, खुद को डील कर रहे हैं, अच्छे अच्छे पदों पर बैठे हैं। तो कुछ ऐसा कंडीशन बन चुका था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। सो दैट इज नॉट एक्सेप्टेड इन दिस टाइम पीरियड। इस समय पर ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और खासतौर से जेन जेड का ये कहना है, यहाँ पर जो यूथ्स यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे उन सभी का ये कहना था कि ये जो है एक तरह से ये तानाशाही है, या फिर एक तरह से ये मोनार्की वाली जो सिस्टम है कि आपका उत्तराधिकारी भी क्या करेगा, सारे प्रिविलेज लेगा। तो ये चीजें यहाँ के यूथ्स को नागवार गुजर रही थी और ये चीजें यहाँ के यूथ जो है इस बात को पसंद बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे।
तो ऐसे में यहाँ पर जो है मत लिया गया कि भई आखिरकार किसको बनाया जाए, कि आप किसको चाहते हैं कि नेपाल के सरकार की बागडोर संभाले, कौन होंगे ये? तो सुशीला कार्की जी ये बेसिकली जो हैं ये नेपाल की फॉर्मर चीफ जस्टिस रही हैं, पूर्व मुख्य न्यायाधीश रही हैं और कार्की जी ने शुक्रवार को देश के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है इन्होंने और देश के जो शीर्ष कार्यकारी पद पर आसीन होने वाली ये नेपाल की पहला महिला बनकर फर्स्ट फीमेल ऑफ नेपाल जो है बनकर इन्होंने हिस्ट्री रच दिया है या इतिहास लिख दिया इन्होंने यहाँ पर। तो है क्या कि यानी जो क्यों इनके पीछे की बात हम लोग देखेंगे सबसे पहले, क्योंकि इनके जो कुछ फैसले रहे हैं खास तौर से तो ये भ्रष्टाचार के खिलाफ काफी अच्छे इनके जजमेंट्स आए हैं, इनफैक्ट आतंकवाद के खिलाफ भी। और इसमें भी एक बात और जान लीजिएगा कि सुशीला कार्की जी जैसे ही इन्होंने यहाँ पर प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली तो इन्होंने अपने जो है भारत और नेपाल के रिश्तों पर भी बोला, उस पर भी हम आएंगे, उस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो सुशीला कार्की जी इस तरह से अगर देखा जाए तो ये वहाँ की पूर्व जो है मुख्य न्यायाधीश फॉर्मर चीफ जस्टिस रही हुई हैं और ये जेनजेड यानी यहाँ के यूथ्स की पहली पसंद थी कि नहीं इनको लाना चाहिए। तो एक तरह से देखिए एक सिंपल और साधारण शब्द में अगर कहा जाए तो एक संदेश पूरी तरह से क्या है बच्चों यहाँ पर क्लियर है, वो ये था कि जो यूथ्स हैं वो बिल्कुल भी करप्ट सरकार नहीं चाहती थी, भ्रष्टाचार की सरकार बिल्कुल नहीं चाहती थी, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या है, वो ऑलरेडी परेशान है इस तरह की चीजों से, जिसके कारण नेपाल के यूथ्स ने साफ तौर से एक ऐसी छवि वाले व्यक्ति को पसंद किया है जिनका भ्रष्टाचार के विरुद्ध क्या रहा है बहुत अच्छा, या फिर आप ये कह सकते हैं कि इन्होंने ऑलरेडी जो जजमेंट दिए हैं वो बहुत बेहतर जजमेंट इनके माध्यम से दिए गए हैं। अब आते हैं यहाँ पे कार्की जो है इनके अपॉइंटमेंट के संदर्भ में अगर कहा जाए कि फॉलो द रेजिग्नेशन ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली who stepped down earlier this week after mounting pressure from a nationwide movement led by Gen Z activists के माध्यम से। तो कार्की की जो नियुक्ति, हाँ कार्की की नियुक्ति के संदर्भ में यहाँ पर आइए हम लोग देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट बात है इसके संदर्भ में, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर जो कार्की हैं इनके बारे में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्या देखते हैं कि कार्की अपॉइंटमेंट फॉलो एज द रेजिग्नेशन ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली who stepped down earlier this week after mounting pressure from a nationwide movement led by Gen Z activist। जो कार्की हैं इनकी नियुक्ति पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद हुई है, जिन्होंने जनरेशन जेड कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन के बढ़ते दबाव के बाद इस सप्ताह की शुरुआत में पद छोड़ दिया था। तो यहाँ पर इनफैक्ट पद छोड़ा नहीं है, आपने देखा होगा जिस तरह के वीडियोस सामने आए सोशल मीडिया के माध्यम से, खासतौर से केपी शर्मा ओली की मिनिस्ट्री में या जो मंत्रालय में जो मंत्री थे, जो वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर्स रहे, जो वहाँ के महत्वपूर्ण पदों पर आसीन जो मंत्री रहे, उन सब की क्या स्थिति रही है और किस तरीके से उन सबको एक तरह से छोड़ना पड़ा या भागना पड़ा, आप ये कह सकते हैं। तो बहुत ये किसी ने नहीं सोचा था कि नेपाल में इस तरह से प्रोटेस्ट जो है, ये प्रोटेस्ट इस तरीके का हो जाएगा कि यहाँ की सरकार को जो है अपना पद छोड़ना पड़ेगा या फिर वहां से हटना पड़ेगा। तो केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद जो है सुशीला कार्की जी ने यहाँ का नेतृत्व संभाला है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जिनके द्वारा ये प्रोटेस्ट किया रहा था, जेन जेड यानी जनरेशन जेड जो है, उनकी ये पहली पसंद है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। आइए और कुछ इंपॉर्टेंट बात देखते हैं। हर सिलेक्शन मार्क्स अ रेयर मोमेंट ऑफ कंसेंसस इन नेपाली पॉलिटिक्स। इनका चयन नेपाली राजनीति में आम सहमति का एक दुर्लभ क्षण है, यानी एक ऐसा मोमेंट है जिसमें कि अभी आपने देखा होगा कि नेपाल के बड़े बड़े बिल्डिंग्स, यानी इस प्रोटेस्ट में बहुत सारे नुकसान भी हुए हैं। नुकसान का मतलब ये हुआ, खासतौर से आप सबको पता है यहाँ पे कि ये एक टूरिस्ट बेस्ड एरिया है, ये नेपाल के रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा यहाँ के पर्यटन से आता है, जो कि आप देख सकते हैं कि स्पेशली अगर बात किया जाए सन 2000 के बाद, जब वहां पर जो है राजशाही में, जैसा कि आपने देखा था, जब वहां के जो राजा हैं
की हत्या कर दी गई है ना, वीरेंद्र वीर विक्रम शाह और उनके परिवार की। तो उसके बाद से आपने देखा होगा कि नेपाल में मोनार्की जो है वो एक तरह से क्या हुआ, समाप्त हुआ, और वहां पर इस तरह से शासन जब स्टैब्लिश्ड हुआ, फिर भी वहां पर एक लंबे समय तक अनस्टेबिलिटी बनती रही। मैं बता रही हूँ आपको कि ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि अभी हम लोग ऑलमोस्ट 25 साल के आसपास में हो चुका है, लेकिन अभी भी हम देख सकते हैं यहाँ पे कि नेपाल में उस तरीके का जो है स्टेबिलिटी अभी तक नहीं दिखाई दे रहा है। और क्योंकि क्या है कि ज्यादातर जो भी मिनिस्टर्स आ रहे हैं, जो भी प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, वो मोस्ट ऑफ जो है वो क्या कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ उसमें आप देख सकते हैं कि या तो भ्रष्ट हैं या तो करप्ट हैं, जिसके कारण ये समस्या देखने को मिल रही है। तो जब इनके बारे में बात किया जाए, सुशीला कार्की जी के बारे में बात किया जाए, तो अभी मैंने क्या कहा कि पूरा का पूरा नेपाल इस समय त्रस्त किस बात से है, भ्रष्टाचार से या प्रिविलेज्ड क्लास को मिलने वाले फैसिलिटीज से। ये अपने आप में एक सबसे बड़ा क्या कि एक कॉमन इंसान ये सोचता है कि मैं मेहनत करके आगे बढ़ूंगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर वो किसी बड़े घर में पैदा हो गए हैं, उनका जन्म हुआ है, तो उनको सारी वो सुविधाएं मिल जाती हैं बैठे बिठाए, जिसमें कि उनको कोई भी एफर्ट्स नहीं लगाना पड़ता है। तो जनरेशन जेड के नेताओं द्वारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डिस्कॉर्ड पर आयोजित एक सार्वजनिक वोट के माध्यम से चुने गए कार्की जो हैं सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत व्यक्ति के रूप में उभरी थी, और जिन्हें न केवल युवा आंदोलन से बल्कि उथल पुथल के दौर में स्थिरता चाहने वाली पारंपरिक राजनीतिक ताकतों से भी समर्थन मिला है। तो chosen through a public vote conducted by Gen Z leaders on the online platform Discord, Karki emerged as the most widely accepted figure, gaining support not only from the youth movement but also from the traditional political forces seeking stability during a period of upheaval। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो हैं कार्की जो हैं खास तौर से जो वहाँ के ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोग थे, तो ये जेनजेड के साथ साथ जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोग हैं उनकी भी पहली पसंद है कार्की जी जो हैं। और यही कारण है कि इस दौरान जो है यानी इन्होंने नेपाल के इस दौर में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। आइए इनके बारे में थोड़ा आइए देखते हैं कि बॉर्न ऑन जून 7, 1952 इन शंकरपुर विराटनगर, कार्की built her career on decades of legal experience and a strong reputation for integrity. She earned a master's degree from Banaras Hindu University, India, and a Bachelor of Law from Tribhuvan University in 1978. तो 7 जून 1952 को शंकरपुर विराटनगर में जन्मी कार्की जी ने दशकों से इनको काफी लंबा चौड़ा क्या है एक्सपीरियंस है लॉ का। अपनी ईमानदारी की मजबूत प्रतिष्ठा के बल पर इन्होंने अपना करियर बनाया है। अच्छा, उसके अलावा जब बात की जाए कि इनकी भारत के साथ इनके क्या अटैचमेंट है, तो इन्होंने BHU से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से स्नातकोत्तर किया पॉलिटिकल साइंस में। 1978 में त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से इन्होंने विधि से स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एक बहुत ही करियर पर्सपेक्टिव से भी अगर देखा जाए तो इनका करियर एक बहुत ही शानदार तरीके से आपको दिख सकता है, जिसमें जो कार्की जी हैं यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग क्या देख सकते हैं कि यहाँ काफी ज्यादा क्या है कार्की जी के संदर्भ में अगर कहा जाए तो बहुत बेहतर जो है खास तौर से, चाहे वो पॉलिटिकल हो जाए, चाहे वो इनका पॉलिटिकल इट मीन्स कि इनका खास तौर से लॉ के साथ यानी कि इनका जो कानून के एक जो है लीगल एक्सपर्टीज के तौर पर, एक विधिवेता के तौर पर, एक न्यायाधीश के तौर पर इनका कार्यकाल बहुत क्या रहा है, शानदार रहा है। हाँ जी, उसके अलावा सुशीला कार्की जो हैं ये नेपाली ज्यूरिस्ट भी हैं, ऑथर हैं और पॉलिटिशियन हैं, ये आप देख सकते हैं। और एज 12 सितंबर 2025 शी इज सर्विंग एज द अंतरिम प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। और इसके साथ साथ एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है दैट शी इज द फर्स्ट वुमन टू एवर होल्ड द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन नेपाल, यानी कि अभी तक कोई महिला नहीं रही है नेपाल में जिन्होंने नेतृत्व संभाला हो, लेकिन जेन जेड की ये पहली पसंद बनकर के उभरी हैं और इन्होंने इन्हें क्या किया है, पसंद किया है। अब यहाँ पर एक चीज और मैं आप सबसे बात करना चाहूंगी, खासतौर से जैसा कि आपने देखा अभी नेपाल में क्या कंडीशन है, जिस तरीके से नेपाल में तोड़फोड़ मची, जिस तरह से नेपाल में प्रोटेस्ट हुआ,
हुआ कि वहां पर वहां के सरकार को, जो वहां सरकार के मिनिस्टर्स थे, उन सबको वहां से भागना पड़ गया। ये कंडीशन क्रिएट हो गई जिसमें कि नेपाल का जो टूरिज्म है वो भी बहुत चौपट हुआ। अब सवाल ये उठता है कि इसने प्रोटेस्ट के बाद, इस विरोध के बाद नेपाल की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाना, दिस इज बेसिकली अ वेरी बहुत बड़ा चैलेंज है। ये एक आप कह सकते हैं एक बड़ी चुनौती है ये सामने, कि फिर से उसके क्या करना, उसे पटरी पे लाना। और साथ के साथ हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि फिर से एक विश्वास दिलाना कि नहीं, यहाँ पर सब क्या है, एवरीथिंग इज फाइन और जो है अंडर कंट्रोल, यहाँ पर किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। ये विश्वास दिलाना भी क्या है, क्योंकि अभी ऑलरेडी अलग अलग देशों के माध्यम से एडवाइजरी जारी की गई थी कि नेपाल इज हाईली डिस्टर्ब, सो अवॉइड टू विजिट नेपाल, है ना। बहुत सारे इंडियंस हैं जो कि उस समय वहां पर जो फंस गए थे, कुछ लोगों को वहां से रेस्क्यू किया गया। तो इसलिए नेपाल जो है अभी, चूंकि वहां प्रोटेस्ट चल रहा था और अभी सरकार बनी है वहां पर, अंतरिम सरकार के में प्रधानमंत्री के तौर पर श्रीमती सुशीला कार्की जी ने जो है शपथ ग्रहण किया है यहाँ पर। लेकिन अभी महत्वपूर्ण ये है कि क्या जेनजेड के जो डिमांड्स हैं वो फुलफिल होंगे या नहीं होंगे। जेनजेड ने जिस प्रकार से यहाँ पर विरोध किया, जेनजेड ने जिस प्रकार से नेपाल में प्रोटेस्ट किया, क्या ये प्रोटेस्ट वास्तव में कारगर साबित होगा नेपाल के लिए या नहीं होगा। क्या नेपाल एक नए इतिहास को लिखने वाला है, क्या नेपाल में एक नए सवेरे की शुरुआत होने वाली है, या फिर आगे क्या होने वाला है, ये सब अपने आप में क्या प्रश्न है। लेकिन हाँ, इतना तो तय है कि एक चीज तो इस प्रोटेस्ट के माध्यम से समझ में आता है कि जो जेनजेड की बात हम करते हैं, जिनको ज्यादातर लोगों को ये लगता था कि ये वो जनरेशन है जो मोस्ट ऑफ टाइम सिर्फ और सिर्फ सोशल साइट्स पे बिताते हैं, रील्स देखते हैं, है ना, इनको सामाजिक सरोकार नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं कि विरोध के स्वर सबसे पहले यहीं से उठ के आए। आज के टाइम पर ये कहना कि ये जो बच्चे दिख रहे हैं हम लोगों को, 18 साल से लेकर के 27-28 साल के बच्चे, दे आर नॉट सीरियस, तो आप यहाँ गलत हैं। वो सीरियस नहीं, वो सीरियस है या नहीं है, आप उनको लेकर के नॉन सीरियस हैं, बिकॉज आप उनको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं और आपको लगता है कि आप उनको, वो जो है उनके पास उतना जानकारी नहीं है, ये जो है ये जनरेशन जो है वो उसे कुछ पता नहीं है, दे आर नॉट अवेयर अबाउट दैट व्हाट इज गोइंग ऑन, पॉलिटिकल में क्या चल रहा है, सोशल में क्या चल रहा है, इन्हें कुछ नहीं पता है। बट यू नो व्हाट, ये किसी को नहीं पता था कि नेपाल में यही जेनजेड एक बड़ा आंदोलन जो है स्टार्ट करने वाला है और नेपाल में यही जेनजेड वहां की सत्ता को उखाड़ फेंकेगा। ये किसी ने इमेजिन नहीं किया था, कोई नहीं सोच सकता इस बात को, और वो हुआ। तो इस तरह से अगर कहा जाए कि जेनजेड ने ना इस बार क्या हुआ कि अपनी ताकत ऐसे संदर्भ में दिखाई है कि वास्तव में जहां पे सरकार भ्रष्ट हो गई है, करप्ट हो गई है, नेपो किड्स का कॉन्सेप्ट चल रहा है, प्रिविलेज्ड क्लास का कॉन्सेप्ट चल रहा है, ऐसे में ये युवा, ये यूथ्स पूरी तरह से अवेयर थे। इन्हें पता था कि इनके साथ जो है आने वाला भविष्य इनका क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। इनके लिए अपॉर्चुनिटीज रुक रहे हैं, इनके लिए अवसर रोके जा रहे हैं, जिसकी वजह से इतने बड़े स्तर पर क्या देखने को मिला, यहाँ पर विरोध देखने को मिला। अब आइए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि जो सुशीला कार्की जी के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत संभावनाओं के साथ, और जो जेनजेड जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये जेनजेड जो है बहुत संभावनाओं के साथ उनको लेकर के आया है। और उम्मीद है, हम लोग आशा करते हैं कि ये जो जेनजेड ने जो प्रोटेस्ट किया है, आने वाले समय में करप्शन बिल्कुल क्या हो जाए, करप्शन, फेवरेटिज्म, ये सब चीजें क्या हो, खत्म होनी चाहिए। बिकॉज ये कहीं ना कहीं से जो भी यूथ्स हैं उनके अपॉर्चुनिटीज को रोक रहा है, ये बिल्कुल सही बात है। सुशीला कार्की जी के बारे में हम लोग बात करते हैं, उनके जुडिशियल और पॉलिटिकल करियर के बारे में देखा जाए, शी सर्व्ड एज द 25th चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल फ्रॉम 11th of July 2016 to 6th June 2017. Again the first woman in that position. After widespread Gen Z protest in Nepal, she was chosen to lead an interim government. Her current role as interim follows the resignation or removal of the previous government under KP Sharma Oli amid public unrest, है ना। तो ये आप सबको पता है कि यहाँ पर ये कंडीशन है। अब आइए देखते हैं यहाँ पर कि सुशीला कार्की जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इन्होंने भारत के संदर्भ में क्या स्टेटमेंट दिया है, क्योंकि आप सबको पता है कि नेपाल और भारत के संबंध कैसे रहे हैं, हमेशा से अच्छे रहे हैं। हम एक
अच्छे पड़ोसी की तरह हमेशा से क्या रहे हैं, हमने एक दूसरे का साथ दिया है। भारत ने हमेशा नेपाल का साथ दिया है, चाहे वो किसी भी तरह की बड़ी आपदा हो जाए, वहां पर जो है बड़े लेवल पर जो है सहयोग करना, वित्तीय मदद, तो आप देख सकते हैं बहुत सारी चीजों में। तो यहाँ पर सुशीला कार्की जी के जो स्टेटमेंट है कि भारत और नेपाल के रिश्ते बहुत पुराने हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। इन्होंने साफ तौर से कहा है कि इंडिया और नेपाल के जो रिश्ते बहुत पुराने हैं। सरकारें अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन जनता का रिश्ता बहुत गहरा है। ऑब्वियस सी बात है, जैसे आप सबने बीच में सुना होगा कि नेपाल में मधेशिया आंदोलन चला था एक टाइम पर, कि बहुत सारे नेपालीज जो हैं वो मधेशिया जो है उनको क्या चाहते थे कि यहाँ से चले जाएं, क्योंकि मधेशिया के संदर्भ में अगर देखा जाए कि नेपाल के साथ ये कहा जाता है कि वहाँ जो बड़े स्तर पर, या फिर जो खासतौर से जैसे बिहार के एरियाज हो गए, जहाँ जहाँ भारत और नेपाल की सीमाएं लगती हैं, वहां पर हम देखेंगे क्या कि वहां पर क्या है, एक तरह से रोजगार का रिश्ता, और वहां पर जो है जैसे रोटी और बेटी का रिश्ता जो हम लोग कहते हैं, कि वहां पर कई जो है महिलाओं, भारतीय महिलाओं की शादी भी हुई है, विवाह हुआ है। तो एक अच्छा खासा वहां क्या है, हम लोगों की जड़ें हैं, और अच्छे खासे आपको वहां पे भारतीय दिख जाएंगे। तो बहुत पुराना रिश्ता है, और बहुत से रिश्तेदार और परिचित जो हैं वो भारत में हैं। अगर उन्हें कुछ होता है तो हमें भी आंसू आते हैं। हमारे बीच गहरी आत्मीयता और प्रेम है। भारत ने हमेशा नेपाल की मदद की है, जैसा कि मैंने बताया कि एक बड़े भाई की तरह हमेशा से भारत ने नेपाल के लिए हमेशा, भारत क्या रहा है, सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहा है। हम बेहद करीबी हैं। हाँ, जैसे रसोई में बर्तन एक साथ हो तो कभी कभी आवाज होती है, वैसे ही छोटे मोटे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन रिश्ता मजबूत है। ये एक बहुत स्ट्रांग मैसेज है। नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की जी के आने के बाद ये उनका पहला स्टेटमेंट है इंडिया के बारे में। हालांकि यहाँ पर मैं आपको पहले बता देना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इस बात को बधाई दी है सुशीला कार्की जी को, यहाँ पर जो है अंतरिम सरकार बनने में, उनके प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण करने के संदर्भ में। तो और वहां पे सुशीला कार्की जी का जो यहाँ पर स्टेटमेंट आया भारत के संदर्भ में, आप देख सकते हैं कि एक बहुत मजबूत और बहुत पुराना रिश्ता है इंडिया के साथ। और बहुत, जैसा कि मैंने बताया आपसे कि हमारे बहुत क्या है, ऐसे रिश्ते जरूर हैं कि बहुत सारे लोग नेपाल में, नेपाल के लोग बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, तो एक फैमिली जैसा यहाँ पर क्या है। तो इन्होंने कहा कि बहुत सारे हमारे परिचित और रिश्तेदार भी भारत में हैं, और अगर उन्हें कुछ होता है तो हमें भी आंसू आता है। हमारे बीच बहुत गहरी आत्मीयता और प्रेम है। जैसा कि आपने देखा कि इन्होंने अपना जो है पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो BHU से किया है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया है, और इन्होंने कहा कि हमेशा से भारत ने नेपाल की मदद की है। और ये एक जो कहा जाता है कि मतभेद चल रहा है, भारत और नेपाल के बीच मतभेद चल रहा है बिकॉज ऑफ चाइना, तो देखिए इन्होंने साफ तौर से कहा कि जैसे रसोई में कुछ बर्तन होती हैं और आवाज होते हैं, तो वैसे हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों के रिश्ते बहुत मजबूत है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये एक बहुत अच्छा मैसेज है इनके आने के बाद, क्योंकि देखिए अक्सर यही होता है कि ये देखा जाता है कि जो भी किसी नए देश के जो भी राष्ट्र अध्यक्ष वहां बनने जा रहे हैं या नियुक्त हो रहे हैं, खासतौर से हमारे पड़ोसी देशों के, तो ये इसका इंपैक्ट भारत पर जरूर पड़ता है। तो ये एक अच्छा संदेश है भारत के संदर्भ में, क्योंकि यहाँ की जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने साफ कहा है कि भारत के साथ हमारे रिश्ते मजबूत हैं, और उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में ये और भी मजबूत होंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो पूरा का पूरा जो मुद्दा आप देख रहे हैं कि जेन जेड ने किस प्रकार से ये पूरा का पूरा आंदोलन जो है चलाया, और किस प्रकार से जेन जेड के ही पसंद के, यानी उनकी अपनी पसंद रही, एक ऐसी शख्सियत को उन्होंने पसंद किया जो बिल्कुल ही क्या है, एक साफ सुथरी छवि वाली, और खास तौर से जो भ्रष्टाचार के विरोध में रही हैं, आतंकवाद के विरोध में रही हैं। तो जो हम लोग जब जेन जेड के प्रश्न, जो सवाल या उनके पसंद पर जब प्रश्न करते हैं ना, तो यहाँ एक बार सोचने की जरूरत है कि उन्होंने अपनी पसंद किसको चुनी है। एक ऐसे व्यक्ति को, एक बिल्कुल साफ सुथरी छवि वाले व्यक्ति को, जिनका करप्शन को लेकर के स्टैंड क्लियर है, जिनका टेररिज्म को लेकर के स्टैंड पूरी तरह से क्लियर है। तो ये एक मैसेज भी है, जेन जेड के माध्यम से एक मैसेज भी है कि उनको जो अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है, उनको ये सोच करके कि अरे ये तो जेन जेड है, इनको क्या पता है, तो ये शायद बहुत बड़ी भूल थी। नेपाल में भी नेपाल की सरकार ने एक बहुत बड़ी भूल समझी, जिसे ये लगा कि ये सिर्फ यूथ्स हैं, ये कुछ कर नहीं सकते हैं, और उन्होंने पूरी की पूरी सरकार बदल दी। पूरी की पूरी नेपाल का जो है तख्ता पलट हो चुका है। नेपाल में शासन जो है, जो कि पूर्व सरकार जो कि उन्हें नहीं पसंद थी,
तो वो सरकार यहाँ से हट चुकी है और अंतरिम सरकार का यहाँ पर आप देखने कि अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में सुशीला कार्की जी ने यहाँ पर पदभार संभाला है। तो ये था जो है सुशीला कार्की जी के विषय में, और आशा करते हैं हम लोग कि आने वाले समय में भारत और नेपाल के रिश्ते बहुत मजबूत हों, और जेन जेड का जो प्रदर्शन रहा, जिस विशेष संदर्भ में रहा, वो जरूरी है कि उस पर जो भी सरकार यहाँ पर बन रही है अंतरिम सरकार के बाद, या जो भी नई सरकार का गठन होगा, वो इस बात को अवश्य अब ध्यान में रखेगी, क्योंकि नेपाल में ने एक एग्जाम्पल अब सेट तो कर ही दिया है कि अगर भ्रष्ट सरकार आती है, फेवरेटिज्म को अगर अपनाती है, ग्रुपिज्म को अपनाती है, तो उसको ये जेन जेड एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो चलिए डियर ऑल स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू सो मच टू ऑल। इसी तरह से जुड़े रहिए दिया IAS के साथ।